नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारतीय अधिकारी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का यह बयान सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद आया है। मानवाधिकार संगठन ने कहा कि इस महीने सरकारी वित्तीय अधिकारियों ने श्रीनगर, दिल्ली और मुंबई में पत्रकारों के घरों, मीडिया के कार्यालयों, एक अभिनेता के यहां और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी की है। मानवाधिकार संगठन ने कहा कि ये छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। ये छापेमारी भी केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद से अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की जा रही कार्रवाई का एक हिस्सा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि अधिकारियों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर को बार बार निशाना बनाया गया है, जो कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं और सांप्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों के साथ काम करते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने इन छापेमारी को लेकर कहा है कि भारत सरकार की छापेमारी आलोचकों को परेशान करने और डराने धमकाने के इरादे से की गई है और सभी आलोचकों को चुप कराने की कोशिश के व्यापक पैटर्न को दर्शाती है। एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के खिलाफ ईडी की छापेमारी का शिक्षाविदों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और वकीलों सहित 600 शख्सियतों ने विरोध किया है। हर्ष मंदर का समर्थन करते हुए उन्होंने छापे की कार्रवाई को आलोचकों को धमकाने का प्रयास करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोगों के अधिकारों को रौंदने के लिए सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग है। संयुक्त बयान जारी करने वाले हस्ताक्षरकर्ताओं में इतिहासकार राजमोहन गांधी, वकील प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अर्थशास्त्री ज्ञानद्रे जैसी शख्सियतें शामिल हैं। आज जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चर्चा हो सकती है। बता दें, पेट्रोल और डीजल पर सरकार जी खोल के टैक्स ले रही है। पिछले साल महामारी के वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी आई, सरकार ने उस वक्त भी टैक्स में कुछ कटौती नहीं की और उसके बाद से ही लगातार इनके दामों में बढ़ोतरी की गई है। हाल ये है कि पेट्रोल अधिकतर जगहों पर 100 के पार हो गया और डीजल भी सैकड़े के पास है, जबकि पेट्रोल की वास्तविक कीमत करीब 45 रुपए है और उस पर 55 रुपए के करीब टैक्स लगाया जाता है। हालांकि सालों तक लाखों करोड़ कमाने के बाद सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाती है तो कीमतों में 20 से 25 रुपए प्रति लीटर की राहत मिल सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, जिसको बीजेपी पूरे देश में भव्य तरीके से मनाने जा रही है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 20 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इस अभियान को सेवा और समर्पण अभियान का नाम दिया गया है, जिसके तहत गरीबों को दिए जाने वाले 14 करोड़ राशन बैग पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होगी। 5 करोड़ थैंक यू मोदी जी पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। नदियों की सफाई के 71 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण की वाहवाही तो होगी ही, प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और कार्यों को लेकर सेमिनार जैसे आयोजन भी होंगे। यह अभियान 7 अक्टूबर को खत्म होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को आज से 20 साल पहले मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीजेपी जहां पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य बनाने में लगी है, तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार की मांग उठाने वाले एक राष्ट्रीय युवा आंदोलन युवा हल्ला बोल ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जुमला दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके तहत युवा सोशल मीडिया पर तो अभियान चलाएंगे ही, अलग अलग क्षेत्रों में रैली भी निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज कांग्रेस की युवा इकाई ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने का आह्वान किया। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तहत देश भर में संगठन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और रोजगार दो की मांग की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा 18 सितंबर यानी शनिवार से शुरू होगी। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के एक दिन बाद ही इसकी घोषणा की गई है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पहले इसको रोक दिया गया था। सरकार द्वारा इसको शुरू किए जाने के बार बार प्रयासों के बावजूद हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि वह 4 धाम यात्रा को एक और कुंभ नहीं बनने देना चाहता है। लेकिन अब नैनीताल उच्च न्यायालय ने वार्षिक तीर्थ यात्रा पर से प्रतिबंध हटा दिया है। उससे गुरुवार को प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा में शामिल होने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी और पूरी तरह से टीका लगाए हुए लोगों को ही जाने की अनुमति होगी।
भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनके सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को फिर से मिलना चाहिए और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैन्य गतिरोध से संबंधित शेष मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। ये निर्णय तब लिया गया है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने वांग के साथ बॉर्डर इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने को लेकर बात की है। विदेश मंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि शांति की बहाली के लिए इस संबंध में प्रगति आवश्यक है। अफगानिस्तान से नागरिकों को बाहर निकालने में सुस्ती और अव्यवस्था के मामले में नीदरलैंड की विदेश मंत्री सिग्रिड काक को इस्तीफा देना पड़ा है। डच सांसदों ने विदेश मंत्री के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि सरकार ने बहुत सुस्ती से अफगानिस्तान को लेकर प्रतिक्रिया दी और ज्यादातर उन अफगान लोगों को वहीं छोड़ दिया जो वहां से भागना चाहते थे। सांसदों ने कहा कि जिन लोगों ने डच सुरक्षा बलों की मदद की, जो उनके लिए दुभाषे का काम करते थे और बाकी काम करते थे, उनको वहीं छोड़ दिया गया। इसके बाद नीदरलैंड्स की विदेश मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। काग ने कहा कि वे अपने फैसलों के साथ खड़ी हैं, लेकिन वो सांसदों के फैसले को भी स्वीकार करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अब फ्रांस के गुस्से को लेकर कहा है कि उन्होंने पनडुब्बी सौदे को रद्द करने की संभावना को पहले ही जून में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में उठाया था। उन्होंने इसके साथ ही फ्रांस के उस दावे को खारिज किया जिसमें फ्रांस की ओर से कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने हमको इस बारे में आगाह नहीं किया था। बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो फ्रांस के साथ पनडुब्बियों के $40 बिलियन के सौदे को रद्द कर देगा और इसके बजाय वो अमेरिका और ब्रिटेन की तकनीक के साथ कम से कम 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। जिसके बाद फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर आक्रामक रुख दिखाते हुए कहा कि उन्होंने फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।